Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 15th of July, and I have started UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines which will help you in prelims as well as mains, and you do not need to refer to any other source. If you are interested and want to join this program, for that you have to join the Telegram group और बाकी सारी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। आपका कोई और डाउट हो रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको सेम डे उसका आंसर भी मिल जाएगा। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ में सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस यहाँ पर जो गोटाबाया राजपक्षा थे श्रीलंका के प्रेसिडेंट, उन्होंने फाइनली अब रेजिग्नेशन दे दिया है, तो यही न्यूज़ है फर्स्ट। तो ऑन रन गोटाबाया एंड सिंगापुर रिजाइंस, प्रोटेस्टर्स लीव कोलंबो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। यहाँ पर जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज़ रिलेटेड टू मंकी पॉक्स। तो इंडिया में पहला मंकी पॉक्स का केस मिला है केरला में। तो यहाँ पर हम पहले मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब ये होता है कि इसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। मंकी पॉक्स इज़ अ वायरल जूनोटिक डिजीज़ और इसके सिम्टम्स सिमिलर होते हैं स्मॉल पॉक्स की तरह, लेकिन इसकी जो सिवियरिटी है वो थोड़ी कम होती है। फर्टिलिटी देखें तो बेसिकली 3 to 6% इसका फर्टिलिटी रेशियो है। वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनदर इन्फेक्टेड पर्सन, या किसी एनिमल के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाओ जिसको कि यहाँ पर मंकी पॉक्स हो। ये जो मंकी पॉक्स है ये कहाँ का एंडेमिक है? तो मंकी पॉक्स इज एंडेमिक टू वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, गबोन, लाइबेरिया। तो मंकी पॉक्स एंडेमिक है वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ का। सिम्टम्स क्या होते हैं मंकी पॉक्स में? फीवर, हेड एक, मसल एक, बैक एक, सोलन लिम्फ नोड्स, चिल्स, एग्जॉशन, रैशेस। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। तो जूनोटिक डिजीज़ होता है, इसका मतलब ये है कि इसका ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। और ये कहाँ की एंडेमिक है? तो ये एंडेमिक है अफ्रीका की, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ का मंकी पॉक्स यहाँ पर एंडेमिक है। अब हम आगे चलते हैं। हम ये न्यूज़ डिस्कस करेंगे फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स NHAI बैक टू बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। तो यहाँ पर 3 मॉडल्स की बात की गई है। एक तो है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल, इसके अलावा एक है HAM मॉडल और एक है यहाँ पर EPC मॉडल। तो तीनों मॉडल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। BOT मॉडल में क्या होता है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो बेसिकली बिल्ड ऑपरेट और उसके बाद ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर बिल्ड कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। ऑपरेट कौन करेगा? फॉर सम टाइम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर तब तक ऑपरेट करेगा जब तक यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उसे वापस नहीं मिल जाता, और फिर बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू द गवर्नमेंट। Under the BOT model, a private player is granted a concession to finance, build and operate a project for a specified period, और बेसिकली उस पीरियड तक ऑपरेट करेगा जिस पीरियड तक इन्वेस्टमेंट जो भी निकलना हो वो निकल जाए। तो विद द डेवलपर रिकूपिंग द इन्वेस्टमेंट्स बाई वे ऑफ यूजर चार्जेस और टोल्स चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स यूजिंग द फैसिलिटी, और उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये होता है BOT मॉडल। फिर यहाँ पर EPC मॉडल की बात की गई है और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की बात की गई है। जो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होता है उसमें जो 40% यहाँ पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट देती है और 60% कॉस्ट यहाँ पर डेवलपर जो है वो अरेंज करता है। तो 40% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, 60% यहाँ पर डेवलपर दे रहा है। द BOT toll model was the preferred model for road projects, accounting for 96% of all projects awarded in 2011-12। तो 2011-12 के लगभग जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही थी वो मोस्टली BOT मॉडल पर हो रही थी, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गए थे BOT मॉडल के अंतर्गत, जिसके बाद BOT को रोक दिया गया था और यहाँ पर HAM मॉडल की तरफ यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो शिफ्ट कर गई थी। तो व्हेन द इंटरेस्ट इन BOT प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड टू वेन, रोड कंस्ट्रक्शन शिफ्टेड टू द ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड। अब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में क्या होता है? तो बेसिकली EPC मॉडल में सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का ही होता है। तो अंडर द EPC मॉडल द गवर्नमेंट पेज द एंटायर कॉस्ट, देयर बाई इंसुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्टर एंटायरली फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्क। तो HAM मॉडल में 40% गवर्नमेंट देती है, 60% प्राइवेट देता है। EPC मॉडल में बेसिकली जो एंटायर कॉस्ट है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ही पे करती है। और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर 3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की बात की गई थी। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, EPC मॉडल दैट इज़ इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर लास्ट था BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। फर्स्ट पेज पर इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं। गवर्नमेंट plans framework to introduce right to repair for consumers।
अब राइट टू रिपेयर फॉर कंज्यूमर्स की क्यों बात की गई है? तो फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन्स होते हैं, आपके फ़ोन में यहाँ पर कोई ख़राबी आ जाए, तो अगर आपने किसी लोकल शॉप पर जाकर सही करा लिया और उसके बाद अगर आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी ये कहेगी कि आपको वारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने यहाँ पर लोकल शॉप में सही करा लिया, जिसकी वजह से आपकी वारंटी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लूप होल्स का यूज़ किया जाता था और ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने एक तरीके से अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली थी स्पेयर पार्ट्स पे भी कि हमारे ही स्पेयर पार्ट्स यूज़ होंगे। अगर आपने किसी और के स्पेयर पार्ट्स यूज़ किए तो बेसिकली उसके बाद आपको वारंटी नहीं दी जाएगी। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपके फ़ोन का जो यहाँ पर लाइफ टाइम था वो अगर 10 साल होगा तो 5 साल ही आप उस फ़ोन को यूज़ करोगे। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो एक तो इसका ये कॉन्सिक्वेंस है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कम जनरेट होगा अगर लोग अपनी डिवाइसेस को रिपेयर करेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क टू हेल्प people get goods such as consumer durables, phones and cars fixed on their own by cutting down restrictive practices जो कि यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने इंट्रोड्यूस की हैं। The committee pointed to practices such as planned and creation of monopolies on spare parts while stressing on the need to give consumers the right to choose how they गेट प्रोडक्ट्स फिक्स्ड। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये भी कहना था कमेटी का कि कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, कुछ कंपनीज़ ये कहती हैं कि आपको वारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने यहाँ पर लोकल किसी शॉप से सही करा लिया। तो इट ऑल्सो फ्लैग्ड हाउ कंज्यूमर्स ऑफन लूज द राइट टू क्लेम अ वारंटी इफ दे गेट अ प्रोडक्ट रिपेयर्ड फ्रॉम अ नॉन रिकॉग्नाइज्ड आउटफिट। The pertinent issues highlighted during the meeting include companies avoiding the publication of manuals जो कि यहाँ पर easily समझी जा सके by the customer। द राइट टू रिपेयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, बहुत सारे कंट्रीज़ में राइट टू रिपेयर को रिकॉग्नाइज किया गया है। इन द यूएस द फेडरल ट्रेड कमीशन हैज़ डायरेक्टेड मैन्युफैक्चरर्स कि जो भी अनफेयर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर बंद किया जाए और जो रिपेयर है वो यहाँ पर कस्टमर कहीं से भी करा सकता है, बेसिकली यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी करा सकता है, तो आइदर दमसेल्व्स और बाई थर्ड पार्टीज़। इंटेलेक्चुअल हेरिटेज प्रोजेक्ट क्या है सेंटर जो प्लान कर रहा है? तो बेसिकली 100 कॉन्फ्रेंसेज होंगी अक्रॉस द कंट्री और 100 थीम्स पर होंगी। यहाँ पर कुछ थीम्स बताए गए हैं। पहला थीम है यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो पहला थीम ये है कि जीएसटी कैसा रहा, एक्सपोर्ट्स हमने कितने किए, जो इंडिया है वो कैसे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है, हम कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। फिर यहाँ पर सेकंड थीम होगा इंडियाज़ ग्रेट कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें यह बताया जाएगा कि कैसे हम कल्चर हिस्ट्री को वापस से ला रहे हैं। इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ट्रिब्यूट देने की बात की जाएगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात होगी, क्रांति मंदिर, जलियांवाला बाग मसाकर, तो इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। फिर टेक पावर्ड इंडिया, तो कैसे हम यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस बढ़ाने के लिए। उमंग ऐप की बात की गई है यहाँ पर, भारत डिजिटल मिशन, जीवन प्रमाण डिजिटल मिशन, तो इन सब की बात की गई है। फॉर एग्जांपल जीवन प्रमाण पत्र की, तो इसमें क्या बताया गया है कि कैसे हमने डिजिटाइजेशन से इंक्लूसिवनेस को बढ़ाया है। फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री के कुछ इनिशिएटिव्स, फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, समग्र शिक्षा, निपुण भारत, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, तो इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। तो क्या है ये इंटेलेक्चुअल हेरिटेज प्रोजेक्ट? तो बेसिकली कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी और कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कशन किया जाएगा बहुत सारे थीम्स के ऊपर, जो कि थीम्स हमने देख लिए कि कौन से यहाँ पर मेन थीम्स होंगे। एजुकेशन से रिलेटेड होगा, कल्चर से रिलेटेड होगा, तो ये कुछ थीम्स होंगे। आगे हम चलते हैं। I2U2 समिट हुई है। अब I2U2 में कौन कौन से कंट्री हैं? इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई, तो I2U2 समिट हुई है। अब I2U2 समिट में इंडिया के लिए एक अच्छी बात ये हुई है कि $2 बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडिया में फूड पार्क्स बनाने के लिए। तो $2 बिलियन प्रोग्राम टू डेवलप फूड पार्क्स अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा गुजरात में। अब I2U2 फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन कंट्रीज़ का ये कहना है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 6 एरियाज़ में, 6 की एरियाज़ में, जो कि होगा वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। तो I2U2 समिट ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या ऑब्जेक्टिव था? तो फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना है और यहाँ पर बेसिकली पेरेंट्स को इनकरेज करना है कि आपको अपनी डॉटर को भी एजुकेशन देनी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द सेंटर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर विमेंस एम्पावरमेंट विच फोकसेस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड इम्प्रूविंग सेक्स रेशियो। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य था। फिर यहाँ पर मिशन शक्ति की बात की गई है। अब यहाँ पर दिसंबर में एक कमेटी थी, कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और उसकी फाइंडिंग से हमें ये पता चला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फंड है उसमें 80% जो फंड्स था वो सिर्फ यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ हो रहा था। तो इट स्टेटेड दैट नियरली 80% फंड्स फॉर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग एंड नॉट ऑन सेक्टोरल इंटरवेंशन। तो 80% फंड सिर्फ एड के लिए यूज़ किया जा रहा था।
अब नए गाइडलाइंस के अंतर्गत यहाँ पर मिनिस्ट्री ने कुछ टारगेट रखे हैं। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो को हर साल 2 पॉइंट से इम्प्रूव करना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को 95% पर लेकर आना है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका 1% इंक्रीज़ होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन में 1% इंक्रीज़ होना चाहिए इनरोलमेंट में। तो ये बेसिकली एक साल का टारगेट यहाँ पर बताया गया है। अवेयरनेस बढ़ानी है, ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। इसके अलावा स्कीम विल ऑल्सो लुक एट इंक्रीजिंग गर्ल्स पार्टिसिपेशन, और यहाँ पर जो टैलेंट है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा और गर्ल्स पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा इन स्पोर्ट्स। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाएंगे। वन स्टॉप सेंटर्स क्यों बनाए जाएंगे? तो बेसिकली जिन विमेन ने वॉयलेंस फेस किया है उनको हेल्प करने के लिए वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑल्सो प्लान्स टू स्ट्रेंथन वन स्टॉप सेंटर सेट अप टू हेल्प विमेन फेसिंग वॉयलेंस बाय एडिंग 300 वन स्टॉप सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर हाई रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन देखा गया है। तो वहां पर वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो बेसिकली नई गाइडलाइंस है। यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है कि 300 वन स्टॉप सेंटर्स को बनाया जाएगा। इसके अलावा फ्री डे केयर क्रैश फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। गोल्ड लूजेस सम लस्टर, शुड यू इन्वेस्ट इन इट? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया ने गोल्ड के ऊपर लगा दी है इम्पोर्ट ड्यूटी। अब इंडिया ने गोल्ड के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी इसीलिए लगाई है क्योंकि लोग जो है वो गोल्ड को बहुत ज़्यादा ले रहे थे, उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा था क्योंकि गोल्ड हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो एज गोल्ड इम्पोर्ट्स हैव सर्ज्ड ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी रेज कर दी है 7.5% से 12.5% कर दी है, जिसकी वजह से गोल्ड कम इम्पोर्ट हो और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो यहाँ पर हम कंटेन कर सकें। अब लोग क्यों गोल्ड में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक रीज़न ये होता है कि जब इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो बेसिकली लोग नहीं चाहते हैं कि जो उनकी मनी की वैल्यू है वो यहाँ पर इरोड हो जाए। तो इन्वेस्टर्स टेक रेफ्यूज इन गोल्ड इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, और वो टाइम हमें अब देखने को मिल रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, स्पेशली वॉर भी चल रहा है। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो फैक्ट दैट गोल्ड प्रिजर्व्स इट्स वैल्यू इन द लॉन्ग रन एंड जनरेट्स अबव इन्फ्लेशन रिटर्न, इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका सोल्यूशन हो सकता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ऐसे में फिजिकल गोल्ड जो है वो तो होल्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू है उससे इसको लिंक कर दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर गोल्ड को इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गोल्ड में जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सेम आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो वाइल गोल्ड ETFs आर ओपन एंडेड फंड्स दैट अलाउ वन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड विदाउट फिजिकली होल्डिंग इट मैनी प्रेफर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, और इसमें बेसिकली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2.50 पर एनम भी मिल जाएगा। और जब भी आप यहाँ पर बॉन्ड को रिडीम करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे में फिजिकल गोल्ड को होल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने ऑप्ट आउट कर दिया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने वापस से ज्वाइन कर लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। तो एक बार हम डिस्कस करेंगे कि आंध्र प्रदेश ने क्यों ऑप्ट आउट कर लिया था। तो आंध्र प्रदेश की कुछ डिमांड थी। आंध्र प्रदेश का ये कहना था कि स्कीम को वॉलंटरी बनाया जाए, जो कि स्कीम को वॉलंटरी बना दिया गया, 2020 में ही बना दिया गया था। इसके अलावा असम की ये डिमांड थी जो रिस्क है उनका ऑप्शन दिया जाए कि कौन से रिस्क को कवर किया जाए। अब फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, तो राजस्थान में अगर फसल का बीमा कराना है तो स्पेशली किसके लिए कराया जाएगा? ड्रॉट के लिए, फ्लड के लिए तो कराया नहीं जाएगा क्योंकि फ्लड का रिस्क तो है ही नहीं। तो उसके लिए क्यों प्रीमियम देना जिसका यहाँ पर डर ही नहीं है कि जब फ्लड आएगी ही नहीं, तो उसके लिए क्यों यहाँ पर बीमा कराना? तो बेसिकली आंध्र प्रदेश की दूसरी डिमांड ये थी कि ऑप्शन होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क मैं कवर कराना चाहता हूँ, दैट द स्कीम शुड बी यूनिवर्सल, और जो कट ऑफ डेट होनी चाहिए एनरोलमेंट की वो यहाँ पर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की कुछ डिमांड्स थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वापस से ज्वाइन कर लिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम यहाँ पर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो कितना कितना प्रीमियम फार्मर को देना पड़ता है। तो राबी के लिए देना पड़ता है फार्मर को 1.5%, खारिफ के लिए 2% और हॉर्टिकल्चरल के लिए 5%। तो अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अ फार्मर इज रिक्वायर्ड टू पे एज प्रीमियम 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड। इसके अलावा खारिफ के लिए यहाँ पर देना पड़ता है 2%, राबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। आई होप आपको समझ आ गया हो। राबी के लिए 1.5, खारिफ के लिए 2 और हॉर्टिकल्चर के लिए 5। अब बेसिकली ये जो फार्मर का प्रीमियम इसको निकाल दो, उसके बाद जितना प्रीमियम बचा वो सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होता था। लेकिन 2020 में सेंटर ने बोला कि ये सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वली शेयर नहीं होगा, बल्कि सेंटर 30% प्रीमियम देगा अनइरीगेटेड एरियाज़ के लिए और 25% देगा इरीगेटेड एरियाज़ के लिए, और बाकी सब यहाँ पर देगा स्टेट गवर्नमेंट।
और 2020 में जो स्कीम थी उसको यहाँ पर वॉलंटरी भी बनाया गया था। तो गवर्नमेंट हैड लॉन्च प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्रॉम खारिफ 2016। अंडर द स्कीम सारे फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स सबको इंक्लूड किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। जो स्कीम थी वो पहले कंपलसरी थी, लेकिन 2020 में स्कीम को वॉलंटरी बना दिया गया। पहले सेंटर और स्टेट के बीच में जो प्रीमियम है वो इक्वल शेयर होता था, तो फार्मर जितना दे देता था उसके बाद यहाँ पर इक्वल शेयर होता था। लेकिन बाद में सेंटर ने ये कहा कि हम 30% देंगे अनइरीगेटेड एरियाज़ के लिए और इसके अलावा 25% देंगे इरीगेटेड एरियाज़ के लिए, और बाकी जो बचता है वहाँ पर वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो 1.5% फार्मर प्रीमियम देता है राबी के लिए, 2% देता है खारिफ के लिए और 5% देता है हॉर्टिकल्चर के लिए। वॉट आर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अनफिट फॉर हाउस, हाउ आर दे लिस्टेड? आर्टिकल 105(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी बोलता है अगर, तो बेसिकली उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है कोर्ट में। तो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, जो भी उसने कही है या जो भी उसने वोट दिया है। तो नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि एमपी का जो मन हो वो बोल सकता है। तो एमपीज डू नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू से वॉट एवर दे वॉन्ट इनसाइड द हाउस। तो हाउस का भी एक डेकोरम मेंटेन करना होता है। तो ऐसे में एक लिस्ट होती है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की जिनको यूज़ नहीं करना होता है। तो वॉट एवर एन एमपी सेज इज सब्जेक्ट टू द डिसिप्लिन ऑफ द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द गुड सेंस ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा जो हाउस है उसका डेकोरम मेंटेन होना ज़रूरी होता है। रूल 380 एक्सपंक्शन ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा सेज, अगर स्पीकर का ये ओपिनियन है कि ये जो वर्ड डिबेट में यूज़ किया गया है ये डेफेमेटरी है या तो इनडिसेंट है या तो अनपार्लियामेंट्री है या तो अनडिग्निफाइड है, तो स्पीकर में वाइल एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन ऑर्डर दैट सच वर्ड्स बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो डिसीजन ले सकता है कि इन वर्ड्स को प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस से एक्सपंज किया जाए। तो ये डिसीजन जो होता है वो यहाँ पर स्पीकर को होता है। इसके अलावा एक पूरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पास बल्कि बुक है जिसमें सारे वर्ड्स मेंशन है जो कि अनपार्लियामेंट्री होते हैं और इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना होता है। तो फॉर देयर रेफरेंस द लोकसभा सेक्रेटेरिएट हैज़ ब्रॉट आउट अ बल्कि बुक टाइटल्ड अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। इट हैज़ सेवरल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट वुड प्रोबेबली बी कंसिडर्ड रूड और ऑफेंसिव इन मोस्ट कल्चर्स। अब हम आगे चलते हैं। श्रीलंका अ कॉशनरी टेल। तो यहाँ पर ऑथर ने पहले ये बताया कि ऑथर जब महिंदा राजपक्षा से मिले थे तो महिंदा राजपक्षा का ये कहना था कि जैसे इंडिया में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेकर आया गया और ग्रास लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया गया, वैसे ही वो श्रीलंका में करना चाहते हैं। ये तब की बात है जब वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तब उनके ऐसे विचार थे। फिर उनको जब पावर मिलती है तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को ख़त्म किया, पूरी इंसर्जेंसी को ख़त्म किया। तो सून देयर आफ्टर हाउएवर महिंदा लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द पंचायत राज इन श्रीलंका, और वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए कि यहाँ पर जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम है इनको ख़त्म करना है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। 2015 के इलेक्शंस जो थे वो यहाँ पर महिंदा के लिए एक बिग ब्लो की तरह है क्योंकि वो उसमें हार गए थे। बाद में जब फिर से इलेक्शन होने वाले थे तो इन्होंने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में लिखा कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स कट करेंगे और लोगों को राहत देंगे, ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ड्रंक विद पावर महिंदा ब्रेजनली सेट अप अ गवर्नमेंट जिसमें वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, उनके जो भाई हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने, गोटाबाया राजपक्षा, उनका एक और भाई था वो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बना, उनका जो बेटा था वो भी यहाँ पर कोई मिनिस्टर बना। तो बेसिकली पूरा नेपोटिज्म चल रहा था श्रीलंका में। Faced with a threatening overhang of unpaid debts amounting to over $51 billion, तो यहाँ पर जो श्रीलंका के ऊपर लोन्स हैं दैट इज़ ऑफ $51 बिलियन। फिर इनका एक डिसीजन ये था कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे और फर्टिलाइज़र को हम कर देंगे बैन, और इनके इस डिसीजन की वजह से जो ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, जो कल्टीवेशन है राइस कल्टीवेशन वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, और इनके यहाँ जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा इनका जो कोविड पैंडेमिक था उसका बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट किया गया जिसकी वजह से इनका टूरिज्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। इसके अलावा जो रेमिटेंसेस आते थे श्रीलंका में वो भी नहीं आए कोविड के दौरान, और सेंट्रल बैंक के पास, जो उनकी सेंट्रल बैंक है उसके पास सिर्फ $25 मिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं, और इनको बेसिकली अगले महीने $1 बिलियन तो इंटरेस्ट देना है जो इनके पास लोन है, लेकिन इनके पास सिर्फ $25 मिलियन बचे हुए हैं। IMF के पास ये लोन लेने इसीलिए नहीं गए पहले, क्योंकि जा सकते थे पहले भी IMF के पास लोन लेने, ये इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि IMF इनको रेप्रीमेंड करेगा क्योंकि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी थी। इंडिया ने हेल्प की है, $3.5 बिलियन हेल्प किया है, लेकिन इतनी हेल्प से कुछ नहीं होने वाला, इनको बेसिकली बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं। स्टूपिंग लो, ये अब जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो ये आएगा 2-3 दिन तो इंडियन एक्सप्रेस में आएगा ही, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि इशू क्या है। तो इशू ये है कि एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं
नुसरत मिर्ज़ा। अब नुसरत मिर्ज़ा ने यूट्यूब के दौरान किसी से उनका इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा, तो उनका ये कहना था कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, उन्होंने इनको इनवाइट किया था इंडिया में, नुसरत मिर्ज़ा को, और ये इंडिया में उस दौरान आए थे और बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, तो उसमें भी इनको इनवाइट किया गया था और ये वहाँ पर आए थे, इंडिया में ये आए थे नुसरत मिर्ज़ा स्पाइंग करने, और स्पाइंग करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन देते थे ISI को, ये इनका कहना है। तो एक्यूजेशंस अगेंस्ट अंसारी आर दैट ही इनवाइटेड अ पाकिस्तानी स्पाई जर्नलिस्ट नुसरत मिर्ज़ा, और इनवाइट किया गया था टू अ कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म इन इंडिया जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे 2010 में, एंड दैट द जर्नलिस्ट यूज द ट्रिप टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। और ये जो नुसरत मिर्ज़ा था, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था इंडिया में और स्पाई करता था, और ये इन्फॉर्मेशन ISI को जाकर देता था। अब ये तो इसका वर्जन है, इसने जो भी बोला। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का क्या वर्जन था, क्योंकि वो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उनका ये कहना है कि वो इस इंसान को जानते तक नहीं है, वो इस इंसान से कभी मिले तक नहीं है। बाकी जो कंट्रोवर्सी चलती है वो तो चलती ही रहेगी। अब हम आगे चलते हैं। नो विनर्स इन दिस वॉर, तो ये रशिया यूक्रेन के वॉर की बात की गई है। सॉलिडारिटी विद यूक्रेन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंकर्जन ऑफ रशियन फोर्सेज इनटू यूक्रेनियन टेरिटरी आर द मेन रिफ्रेन ऑफ द वेस्टर्न मीडिया। तो वेस्टर्न मीडिया यही कहता है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, हम जो रशिया का इंकर्जन है उसको हम यहाँ पर रेजिस्ट करने के लिए यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो यही यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रहे हैं। नेटो, यूरोपियन यूनियन एंड G7 हैव स्प्रंग इनटू एक्शन, और इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक ये वॉर चलती है। द वेस्ट हैज़ बीन एट वॉर। अब वेस्ट की ये पहली वॉर तो है नहीं, वेस्ट की वॉर वियतनाम में हो चुकी, अफगानिस्तान में हो चुकी, इराक, लीबिया, सीरिया। अब जब नेटो कोल्ड वॉर हुआ था 1989-90 के दौरान, जब कोल्ड वॉर एंड हुआ था, तो ये कहा गया था रशिया के द्वारा और नेटो कंट्रीज़ के द्वारा भी ये कहा गया था कि हम नेटो का और ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करेंगे, नेटो को और ज़्यादा ईस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो रशिया ने भी कहा था कि ठीक है आप एक्सपेंड मत करना, लेकिन उसके बाद भी नेटो ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, और नेटो ने जब ये कहा कि हम यूक्रेन को भी नेटो में इंक्लूड करेंगे, उसके बाद रशिया ने थ्रेटन किया था कि हम वॉर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इन्होंने सीरियस नहीं लिया और वॉर यहाँ पर स्टार्ट होगी। हाउएवर सक्सेसिव नेटो एक्सपेंशंस एंड द इमर्जेंस ऑफ अ मोर रिजोल्यूट लीडरशिप इन द रशियन फेडरेशन विच इज लुक्ड विद अलार्म एट द श्रिंकिंग ऑफ इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो रशिया का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर कम होता गया और नेटो का एक्सपेंशन लगातार होता गया, जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को इनसिक्योरिटी महसूस हुई और जिसकी वजह से वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो गया। फेल्ड इन द अर्ली अटेम्प्ट्स टू टेक कीव एंड टॉपल द यूक्रेनियन रिजीम। तब जब वॉर स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ तो रशिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था कि कीव को कैप्चर नहीं कर पाए अभी तक रशियन लोग। द यूक्रेनियंस हुज प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैज़ इमर्ज्ड एज द मेन सिंबल ऑफ रेजिस्टेंट, और वो यहाँ पर रशिया के एग्रेशन के अगेंस्ट यहाँ पर खड़े हैं। तो ये सब दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए तो वॉर में सब यहाँ पर लूजर्स ही एक्सेप्ट दोज जो कि यहाँ पर वेपन्स बना रहे हैं। तो जो कंपनीज यहाँ पर वेपन्स बना रही सिर्फ उनको ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बेसिकली दुनिया में हर कंट्री के अंदर डर आ गया कि वॉर इस सेंचुरी में भी हो सकते हैं। तो ऐसे में वॉर के लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो जर्मनी है, जर्मनी ने ये कहा कि हम अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा देंगे, क्योंकि वॉर का हमेशा डर बना हुआ है। जो ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है तो ग्लोबलाइजेशन हमें समझ आ गया, जैसे कि फूड सिक्योरिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, एडिबल ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फूड सिक्योरिटी है नहीं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर वीट तक नहीं मिल पा रहा है। तो द वॉर इन यूक्रेन हैज़ रंग द डेथ नेल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर यहाँ पर जो जर्मनी है उसने अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर दी है, और जर्मनी का ये कहना है कि ये वाटर शेड मूवमेंट है और जिसकी वजह से हमें अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर इसमें फ़ायदा हुआ है तो किसको हुआ है, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि यहाँ पर अब वेपन्स बनाएंगे और ज़्यादा उनके वेपन्स बिकेंगे इस वॉर के बाद। अब इंडिया के लिए इंडिया क्या कर सकता है, तो इंडिया ने स्टार्टिंग से यही कहा है कि हम यही चाहते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो द टाइम फॉर रिज्यूमिंग नेगोशिएशंस इज नाउ, देयर माइट बी अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, जो कि यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, दोनों कंट्रीज़ को टेबल पर ला सकता है और बातचीत यहाँ पर मीडिएट कर सकता है। तो अंडर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन 1953 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, अ फ्लेजलिंग इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैड स्टेप्ड इन एज अ मीडिएटर इन द कोरियन कन्फ्लिक्ट। और ये हमारे पास सिचुएशन वापस से है कि हम यहाँ पर दोनों वॉरिंग फैक्शंस को टेबल पर लाएं और डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करें। तो मोदीज इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू गेट द वॉरिंग पार्टीज टू द नेगोशिएशन टेबल, सम यूक्रेनियन एंड रशियन लाइव्स माइट स्टिल बी सेव्ड। अब हम आगे चलते हैं। यूएस इजराइल साइन पैक्ट टू डिनाई ईरान न्यूक आर्म्स। तो यहाँ पर यूएस और इजराइल ने एक पैक्ट साइन किया है जिसको कि इन्होंने कहा है जेरूसलेम डिक्लेरेशन, और इनका ये कहना है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने नहीं देंगे। US President Joe Biden and Israeli Prime Minister Yair Lapid signed a joint pledge on Thursday to deny Iran nuclear arms. The undertaking, part of a Jerusalem declaration,
क्राउनिंग बाइडेंस फर्स्ट विजिट टू इजराइल एज प्रेसिडेंट। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ईरान के अगेंस्ट फोर्स को भी यूज़ करेंगे, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। यहाँ पर एक लोकेशन बताई गई है जो कि यूक्रेन में है, जिसका कि नाम है विनितिसिया। तो ये आपको पता होना चाहिए विनितिसिया कहाँ पर है, तो दिस इज़ लोकेटेड इन यूक्रेन। इकॉनमी पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है हाइफा पोर्ट। तो हाइफा पोर्ट कहाँ पर है? इजराइल में, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो हाइफा पोर्ट है ये इंडिया को मिलेगा। नीड मीनिंगफुल रेवेन्यूज फ्रॉम डील। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन थर्सडे कॉल्ड ऑन G20 कंट्रीज़ कि G20 कंट्रीज़ जो यहाँ पर ग्लोबल मिनिमम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो उससे डेवलपिंग कंट्री को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है? तो बेसिकली ग्लोबल मिनिमम टैक्स उन मल्टीनेशनल फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो कि यहाँ पर $868 मिलियन की सेल करते हैं। तो इसके दो पिलर हैं। पहला ये कि जो भी यहाँ पर टैक्स होगा वो 15% का मिनिमम टैक्स तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री अपने अकॉर्डिंग टैक्स नहीं डिसाइड कर सकती। तो फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड, ये लोग टैक्स बहुत ज़्यादा कम रखती हैं, तो ये अपना टैक्स कम रख सकती हैं, लेकिन जो होम कंट्री है वो उसके ऊपर और ज़्यादा चार्ज कर सकता है, तो मिनिमम 15% जो है वो टैक्स लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट कुड स्टिल सेट वॉट एवर लोकल कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे वांट, बट इफ़ कंपनीज पे लोअर रेट्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री, तो होम गवर्नमेंट जो है उससे ज़्यादा टैक्स ले सकती है। फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड में अगर यहाँ पर 3% ही कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ रहा है और कोई इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी उसके ऊपर 12% टैक्स जो है वो और ले सकती है। पिलर 2 क्या कहता है? allow countries where revenues are earned to tax 25% of the largest multinational so called excess profit। अब फॉर एग्जांपल गूगल क्या करता है? गूगल ये कहता है कि ये जो पैसा है ये फॉर एग्जांपल उसने इंडिया में कमाया, लेकिन वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। वो ये कहेगा कि हमारा सर्वर जो है ये तो यूएसए में है, हम इंडिया में क्यों टैक्स दें। तो इसमें ये कहा गया अलाउस कंट्रीज़ वेयर रेवेन्यूज़ आर अर्न, तो जहाँ से भी रेवेन्यू अर्न किए गए हैं तो वहाँ पर टू टैक्स 25% ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल सो कॉल्ड एक्सेस प्रॉफिट। तो जो भी एक्सेस प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 25% टैक्स वो कंट्री लगा सकता है जहाँ से रेवेन्यू को अर्न किया गया है। तो ये इसके दो पिलर्स हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।